नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 13वां चैप्टर नाभिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 12 चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक द्विगुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। अर्थात इस चैप्टर में से कुल मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जो द्विगुत्तरीय क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। उससे पहले हालांकि इस चैप्टर में से राजस्थान बोर्ड में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक अंक के क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर अंत में हम चर्चा करेंगे द्विगुत्तरीय प्रश्न की, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि इनको भी आप सोल्व कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी कैसी है उसका पता चल सके। और इनसे क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ये जो द्विगुत्तरीय जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ए पार्ट में आपको कुछ पूछ लिया जाए कि रेडियो एक्टिवता क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिवता क्या है, ठीक है। उसके साथ में आपको ऐसे पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिव क्षय वक्र खींचिए। साथ में रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम ले लिखिए। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स से मिलकर बनता है। तो ऐसे ही हमारे को यहाँ पर पहले छोटे छोटे टुकड़ों में जो क्वेश्चन है उनको समझना है, यहाँ पर जानना है। चलिए मैं सबसे पहले लेता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो क्या है, देखिए कि नाभिक जिंक की त्रिज्या लगभग है। तो यहाँ पर इसकी जो द्विमान संख्या है A, वो हमें दे रखी है 64 और त्रिज्या R बराबर होता है R0 1 की घात 1/3। और यहां से R0 का मान होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और A यहाँ पर हमें 64 दे रखा है, 64 की घात 1/3, तो 1.2 × 10 की घात -15। और इसे हम 4 की घात 3 की घात 1/3 पुट कर सकते हैं। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4.8 × 10 की घात -15 मीटर प्राप्त हो जाएगी। इसे आप फर्मी में लिखें तो 4.8 फर्मी रह जाएगी। क्लियर, स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीटा माइनस में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति है। तो देखिए बीटा माइनस में क्या होता है, नाभिक के अंदर की प्रोसेस है ये। देखिए हमारे पास में ये है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर बनता है एक प्रोटॉन। तो साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का भी उत्सर्जन होता है। तो जब न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन में, नाभिक में न्यूट्रॉन के विघटन से, नाभिक में किसका विघटन होता है, न्यूट्रॉन का जब विघटन होता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरेनियम के अंततः स्थायी नाभिक पीबी में क्षयित होने के प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए बीटा पार्टिकल्स जब बाहर निकलते हैं तो द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो द्रव्यमान संख्या देखिए कितनी चेंजेज हुई है, 238 - 206, 32 का फर्क पड़ा है। तो अल्फा कण कितने बाहर निकले, तो 32 में आप 4 का भाग लगा दीजिए। तो 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहां से हमारे पास में आ गए 8। अब परमाणु क्रमांक कितना फर्क पड़ा है, परमाणु क्रमांक के ऊपर 10 का फर्क पड़ा है। परमाणु क्रमांक पर कितना फर्क पड़ा है, 10 का फर्क पड़ा है। तो जब 8 अल्फा कण बाहर निकलेंगे तो
परमाणु क्रमांक पर 16 का फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 10 का ही पड़ा है। तो यहाँ पर 6 बीटा पार्टिकल्स भी बाहर निकल रहे हैं। तो अल्फा कण पहले हैं जो कि 8 है, और बीटा कण बाद में है जो कि 6 है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती। देखिए, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर द्रव्यमान बद चेंज होगा। आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। बंधन ऊर्जा भी बढ़ेगी, लेकिन घनत्व लगभग नियत बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात देखिए, यहाँ पर R1/R2 बराबर R0A1 की घात 1/3 अपॉन R0A2 की घात 1/3। यहाँ से आ गया हमारे पास में A1 बट्टे में A2 की घात 1/3। A1 यहाँ पर हमारे को दे रखा है 3, A2 यहाँ पर 81। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास में 1/27 की घात 1/3, 1/3 की घात 3। तो यहाँ से ये हमारे पास में आ गया है 1:3। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसको दर्शाती है। नाभिक के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का क्या कारण है, तो तारे के ऊपर भारी हल्के नाभिकों का संलयन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि। देखिए, जो संलयन अभिक्रिया है उसमें हल्के नाभिक आपस में मिलते हैं। हल्के नाभिकों का संलयन होता है, आपस में मिलते हैं। और जब हल्के नाभिक एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो क्योंकि नाभिकों के ऊपर धनावेश होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उनको उच्च ताप जब देते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध गतिज ऊर्जा पर्याप्त हो जाती है। तत्पश्चात वो अभिक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब दो ड्यूटेरियम नाभिक संलयित होकर ट्रिटियम नाभिक बनाते हैं तब प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दो ड्यूटेरियम नाभिक का मतलब हो गया H12। यहाँ पर H12 फिर प्लस में H12 और H12 ये मिलकर H13 बना रहे हैं। तो H13 बना लिया तो द्रव्यमान संख्या 1 और परमाणु क्रमांक 1 H11 यहाँ पर मिलेगा, जो कि प्रोटॉन है। जो कि क्या है? प्रोटॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होने वाला है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्न अभिक्रिया में रेडियोधर्मी किरणें किस क्रम में उत्सर्जित होती है। कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि परमाणु क्रमांक ये अक्स है, फिर ये वाई में, फिर के में, फिर के में। चलिए यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास में ये जो आप देख रहे हैं ये KZ-1 है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो रही है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 में कमी होने वाला पार्टिकल बाहर निकलेगा, तो इसके साथ में यहाँ पर बीटा कण बाहर निकलेगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, अल्फा कण बाहर निकलेगा। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए गामा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। तो बीटा अल्फा गामा ऑप्शन बी में दे रखा है। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें एक एक करके समझ लीजिए।
कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का कार्य बताइए। तो नियंत्रक छड़ों का कार्य हमारे पास में है अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए। काम क्या है? विखंडन अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए। अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। अब देखिए ये क्या कैसे करती है? ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके करते हैं, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके करते हैं। और देखिए नियंत्रक छड़ों के रूप में हम कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए बीटा माइनस से में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है? जैसे हमारे पास में ये कोई नाभिक है अक्स ZA, और जब इसमें से बीटा माइनस पार्टिकल उत्सर्जित होता है तो बीटा माइनस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, यह है बीटा माइनस। तो यहां से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अक्स के क्षय से प्राप्त Y2 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होंगे? तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी यहां से अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाएगी, तो ये 176 रह जाएगा। अब यहां से बीटा पार्टिकल बीटा प्लस बाहर निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी, तो 69, और द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो परमाणु क्रमांक तो हमारे पास में रह जाएगा Z बराबर 69 और द्रव्यमान संख्या हमारे पास में रह जाएगी 176। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होता है? तो देखिए दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। R बराबर R0 1 की घात 1/3, जहां R0 एक कांस्टेंट है जो कि 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूं एक AMU के तुल्य ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी? तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा, एक AMU जो द्रव्यमान होता है 1.660,539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग E बराबर mc² से इसको हम ऊर्जा में कन्वर्ट करें 1.660,539 इंटू 10⁻⁻27, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो E का मान हमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मंदक क्या है? उदाहरण दीजिए। मंदक है क्या? एग्जाम्पल देना है। तो देखिए मंदक में एक्चुअल में होता क्या है, जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तब विखंडन अभिक्रिया होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या उत्सर्जित होंगे? इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है कि विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त, विखंडन अभिक्रिया से प्राप्त न्यूट्रॉन तीव्र गति के होते हैं, गति के होते हैं,
और वो तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो उनका वेग कम करने के लिए, उनका वेग कम करने के लिए, उनका वेग कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त पदार्थ, प्रयुक्त पदार्थ मंदक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मंदक कहलाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और मंदक के रूप में हम साधारण जल या भारी जल का प्रयोग करते हैं। साथ में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बेरियम ऑक्साइड की छड़ों का प्रयोग करते हैं। बेरियम की छड़ों का भी कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड कह दीजिए। इनकी छड़ों का हम प्रयोग करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने 2-3 क्वेश्चन पहले भी सोल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है, कोई तत्व ए निम्न चरणों में तत्व सी में विघटित होता है तो ए बी सी में समस्थानिक युग्म छांटिए। समस्थानिक का मतलब हो गया कि परमाणु क्रमांक सेम होना चाहिए। परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? सेम। मैं यहाँ पर इनके लिए कंसीडर कर लेता हूं कि इसका परमाणु क्रमांक है Z, इसकी द्रव्यमान संख्या है A। तो यहाँ से जब A जो नाभिक है वो B में जब कन्वर्ट होता है तो एक अल्फा कण बाहर निकल जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक Z-2 रह जाएगा, द्रव्यमान संख्या A-4 रह जाएगी। फिर यहाँ पर आप ध्यान दें, B है Z-2 और A-4। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो द्रव्यमान संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या A-4 ही रहने वाली है, जबकि परमाणु क्रमांक 2 से बढ़ जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक Z हो जाएगा। अब समस्थानिक के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो सेम रहता है। Z क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। तो Z यहाँ पर A व C का समान है, तो A और C हैं, ये दोनों क्या हैं? समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि बोरोन पर न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो कौन सा नाभिक उत्पन्न होगा? ये हमारे पास में है बोरोन, परमाणु क्रमांक 5, द्रव्यमान संख्या 10। इसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवा रहे हैं N01, तो ये एक अस्थायी नाभिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बोरोन 5-11 में। अब ये कहा जा रहा है कि यहां से अल्फा कण बाहर निकल गया 2He4, जो कि क्या होता है? अल्फा कण होता है। अब यहां से 2He4 बाहर निकल गया तो हमारे पास में यहां पर क्या रह जाएगा? परमाणु क्रमांक 3 वाला नाभिक उत्सर्जित होगा, जो कि लिथियम होगा, द्रव्यमान संख्या उसकी 7 होगी। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रेडियो एक्टिव सक्रियता क्या होती है? मात्रक बताइए। तो देखिए, रेडियो एक्टिव सक्रियता को हम कैपिटल R से लिखते हैं, जो कि नाभिकों के क्षय होने की दर को बताती है। कैपिटल R बराबर dN/dt, नाभिकों के क्षय होने की दर। नाभिकों के क्षय होने की दर ही क्या है? रेडियोएक्टिव सक्रियता। नाभिकों के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर रेडियोएक्टिव सक्रियता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है R का मात्रक, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। हम इसका जो मात्रक है उसको हम क्षय प्रति सेकंड, क्षय प्रति सेकंड से पुट कर सकते हैं। और देखिए, जो क्षय प्रति सेकंड होता है इसको हम बेक्यूरल भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है? बेक्यूरल। BQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है वो एक द्रव्यमान की छोटी इकाई है जो कि अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान का मापन करने के लिए यूज में लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU से पुट करते हैं। कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 के द्रव्यमान का
12वां जो हिस्सा है उसको AMU कहते हैं, जो कि 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये एक AMU होता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्षय नीतांक की, कि क्षय नीतांक क्या चीज है, क्षय नीतांक किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t। अब मैं यदि यहाँ पर t बराबर 1/लैम्बडा पुट कर दूं तो हमारे पास में n बराबर आ जाएगा n0 की घात -1 बराबर n0/e। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई है कि समय के व्युत्क्रम का वह मान, समय के व्युत्क्रम का वह मान जिस पर रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या, रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या, रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की 1/e गुणा रह जाए, 1/e गुणा रह जाए, क्षय नीतांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्षय नीतांक कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि रेडियोएक्टिव नाभिक में अर्धायु और औसत आयु के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये एक रिलेशन है, यहां से इन सबको एक बार हटा देता हूं मैं, फिर इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन और इनकी डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन देखिए कि टी हाफ बराबर, ये है अर्ध आयु जो कि 0.693 अपॉन लैम्बडा होती है, और टो औसत आयु जो कि 1/लैम्बडा होती है। तो यहाँ से टो बराबर हम क्या पुट कर देंगे, 1/लैम्बडा के स्थान पर ये क्या लिखा जा सकता है, टी हाफ बट्टे में 0.693 बराबर हम 1.44 टी हाफ पुट कर देंगे। क्लियर। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि अल्फा क्षय की सामान्य अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए अल्फा क्षय की जो सामान्य अभिक्रिया है वो क्या होगी, देख लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके का एक नाभिक है, अक्स परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A, और जब इसमें से अल्फा क्षय होगा मतलब 2He4 बाहर निकलेगा तो ये अल्फा क्षय है, अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये Y बन रहा है जिसमें परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। फिर मैं यहां पर बात करता हूं नाभिक के बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए नाभिक को किसी रेडियोएक्टिव नाभिक के अंदर से किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियनों को रोपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब देखिए ये जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है वो, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी, दोनों चीज में आपको बताऊंगा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, देखो ध्यान देंगे आप कि नाभिक न्यूक्लियनों का जो अलग अलग द्रव्यमान होता है वो तो अधिक होता है, न्यूक्लियनों का अलग अलग द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान उनका नाभिक में एक साथ
द्रव्यमान से अधिक होता है। एक साथ द्रव्यमान से अधिक होता है। द्रव्यमान में आई, देखिए चलिए मैं इसको समझा ही देता हूं कि एक्चुअल में क्या है हमारे पास में। आप हमारे नोट्स से इनको, वैसे तो डेफिनेशन आपको सीधी सीधी ही प्राप्त हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको कैसे, कि ये हमारे पास में कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं। ये क्या है? कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी न्यूक्लियनों के जरिए एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। इस नाभिक के अंदर जब इन न्यूक्लियनों को रख दें हम, तो इनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। इनका अलग अलग जब द्रव्यमान देखें तो इनका द्रव्यमान अधिक, इनका द्रव्यमान क्या होता है? इनका द्रव्यमान अधिक होता है, इनका द्रव्यमान है वो कम। तो द्रव्यमान में आई जो कमी है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और उस ऊर्जा को ही हम नाभिक के बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? दूसरे तरीके से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सारी की सारी ऊर्जा है वो नाभिक में बंधे न्यूक्लियनों के इक्वल होगी। तो यहां से आप ध्यान दें कि किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, नाभिक से किसी न्यूक्लियन, नाभिक से किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा को हम नाभिक के बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, एक रेडियो एक्टिव क्षय नाभिक क्षय निम्न प्रकार होता है। एक ही हमें द्रव्यमान संख्या 180 और परमाणु क्रमांक 72 दे रखा है, तो A4 का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये 180 दे रखा है और ये हमें 72 दे रखा है। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो ये 70, 176 हो जाएगी। बीटा कण, यहाँ पर भी बीटा कणों में भी बीटा माइनस प्लस को आपको इंगित करना पड़ेगा। जैसे ये बीटा माइनस है तो बीटा माइनस होगा तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा कण जब बाहर निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाएगी। गामा कण जब बाहर निकलेगा तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो A4 का परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक हमारे पास में रहेगा 69 और द्रव्यमान संख्या 172। क्लियर? फिर देखिए कि हाइड्रोजन बम में कौन सी अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर समीकरण ए में अक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है? तो बीटा माइनस क्षय हो रहा है, बीटा माइनस क्षय हो रहा है। क्लियर? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर हम नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी। क्लियर? तो ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। सौर ऊर्जा व सौर तारों से उत्सर्जित प्रकाश का कारण क्या है? क्योंकि तारों पर या सूर्य के ऊपर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें छोटे छोटे नाभिक हैं वो भारी नाभिकों में कन्वर्ट होते हैं। हल्के नाभिक भारी नाभिकों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से प्रकाश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय संयंत्र तथा परमाणु बम के लिए पुनरुत्पादन गुणांक क्या होता है? तो यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र के अंदर पुनरुत्पादन गुणांक, ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, K बराबर 1, और परमाणु बम एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, K ग्रेटर देन 1 होने वाला है।
फिर हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है। तो m बराबर हमें दे रखा है 1 ग्राम और इसके समतुल्य ऊर्जा E बराबर होगा mc²। तो यहाँ से m का जो मान है वो है 10⁻³ और c का मान है 3×10⁸ का स्क्वायर। तो ये आ गया 9×10⁻13 जूल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे को देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि बीटा क्षय द्वारा ट्राइटियम की अर्धायु 12.5 वर्ष है, तो 25 वर्ष बाद शुद्ध ट्राइटियम के एक नमूने का कितना अंश अविघटित रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर T½ जो कि 12.5 वर्ष दे रखा है, साथ में जो टोटल जो समय है स्मॉल t वो हमें 25 वर्ष दे रखा है। हम क्या जानते हैं कि अर्धायु कालों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है कुल समय बट्टे में अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, तो यहां से n बराबर देखिए कितना आ जाएगा 25 बट्टे में 12.5, तो ये आ गया 2। हमारे पास में एक रिलेशन है n/n0 बराबर 1/2n। तो यहां से n बराबर आ जाएगा n0 1/2n। n का मान है 2। तो यहां से n0 को हम 100% लेकर चलें तो ये हमारे पास में रह जाएगा 25% रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें निम्नलिखित परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। यूरेनियम 239 का, हीलियम का दे रखा है, थ्योरियम 234 का, हाइड्रोजन का दे रखा है। यूरेनियम 239 के अल्फा क्षय में उत्सर्जित ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो देखिए क्या होगी उत्सर्जित ऊर्जा हमारे पास में, ये हमारे पास में है यूरेनियम 239 हमें दे रखा है और यहां से जब इसमें से अल्फा क्षय होगा, अल्फा क्षय होगा, तो देखिए ये क्या होने वाला है हमारे साथ में कि ये थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 200 थ्योरम में कन्वर्ट होगा तो ये 235 आना चाहिए था, अल्फा क्षय का होगा तो यहाँ पर 238 है विद्यार्थियों, इसको एकदम क्लियर कर ले। यहाँ पर कितना है 238। तो यूरेनियम 238 में से जब अल्फा कण का क्षय होगा 2He4 जब बाहर निकलेगा तो 90 थ्योरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा m बराबर द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तो द्रव्यमान में जो कमी है वो देखिए कितनी आएगी, प्रारंभ में जो द्रव्यमान है यूरेनियम का, फिर माइनस में थ्योरियम का द्रव्यमान, फिर माइनस में अल्फा कण का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान में कमी इनटू में c²। तो देखिए यहाँ से यूरेनियम का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 238.05079 एटॉमिक मास यूनिट। थ्योरियम का जो द्रव्यमान है वो 234.04363 और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो 4.002604 इनटू में c²। इनटू में क्या है c² भी। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में डेल्टा U की जो वैल्यू है 0.00456 और जब इसको हम c² से गुणा करेंगे तो देखिए यहां से हमारे पास में 0.00456 U इंटू c² की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पुट कर सकते हैं और डेल्टा m इंटू c² E बराबर ही कर दिया है मैंने। फिर तो हमारे पास में जो उत्सर्जित ऊर्जा है Q या E, ये देखिए कितनी प्राप्त होने वाली है। कैलकुलेशन करेंगे तो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
प्राप्त होने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगी, अलग अलग पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है, बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी बराबर होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल्टा एम, तो प्रारंभ में जो द्रव्यमान है, चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, प्रारंभ में अलग अलग इनका द्रव्यमान रहता है। तो 7 यहाँ पर प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन, और प्रोटॉनों का द्रव्यमान है हमें 1.00727। साथ ही हमारे पास में यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन है। तो 7 गुणा 1.00866, और इसमें से द्रव्यमान आप घटा दीजिए 14.00307, और इनटू में सी स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से 7 कॉमन लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं सीधा मान यहां पर आपके सामने पुट कर देता हूं। तो 7 गुणा में 2.0159 माइनस में 14.007307 इंटू में सी स्क्वायर, ये u इंटू सी स्क्वायर है, और u इंटू सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू सी स्क्वायर की जगह हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर देखिए अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है समझिए। कि नाभिकीय समीकरणों के लिए अभिक्रियाएं लिखिए। तो पहली हमारे को रेडियम दे रखा है, उसमें से अल्फा कण का जब क्षय होता है तो क्या होगा, तो ये हमारे पास में है रेडियम, परमाणु क्रमांक 88, द्रव्यमान संख्या 226। तो ये अल्फा कण का क्षय होगा, तब ये परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी, तो ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, 222 क्रिएट होगा। तो 2He4 जो कि क्या है, अल्फा कण है। साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें फास्फोरस दे रखा है, उसमें से बीटा कण का क्षय होगा, परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 32, और इसमें से जब बीटा माइनस सही होगा तो बीटा माइनस सही के दौरान परमाणु क्रमांक में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा 1632, क्योंकि द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये है बीटा माइनस से, बीटा माइनस क्षय, साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन दे रखा है, बीटा प्लस से का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन 11, और यहां से देखिए बीटा प्लस से हो रहा है, तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी, तो बोरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5, 11, द्रव्यमान संख्या के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो बीटा प्लस क्षय यहां पर होगा, साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होने वाला है। फिर देखें हमारे को दे रखा है जिनोन का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, ये हमारे पास में है जिनोन, परमाणु क्रमांक 54, द्रव्यमान संख्या 120। इलेक्ट्रॉन को ये अभिग्रहित कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब अवशोषित होगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाएगी, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 53, 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, साथ में कुछ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होगा। फिर आप देखें अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, देखिए यहां पर कुछ चीजें आपको मैं ऊपर वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें क्लियर कर दी। तो बीटा माइनस से के साथ में यहां पर एक अन्य पार्टिकल भी बाहर निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, और यहां पर बीटा प्लस के साथ में न्यूट्रिनो, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो यहां पर भी हमारे पास में एक पार्टिकल बाहर निकलने वाला है। फिर देखिए रेडियम की अर्धायु 77 दिन है, तो इनका क्षय नियतांक क्या होगा। तो देखिए हमारे पास में अर्धायु का एक फॉर्मूला T हाफ बराबर
0.693 अपॉन में लैम्बडा होता है, तो जी यहाँ से लैम्बडा बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन है टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, जो कि हमारे को 77 दिन दे रखा है। तो क्षय प्रति दिन आएगा यहाँ से आंसर। यदि यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो क्षय प्रति दिन आएगा। क्लियर? इसका मात्र क्या होगा? क्षय प्रति दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि एक रेडियोएक्टिव सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 3.6 दिन है, तो 36 दिन बाद इस पदार्थ की 20 ग्राम मात्रा कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचने वाला है? चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमें जो टी हाफ है इस क्वेश्चन में वो 3.6 दिन दे रखा है। टी हाफ कितना दे रखा है? टी हाफ, और पदार्थ की जो मात्रा है स्मॉल m0 से इसको मैं पुट कर देता हूं, जो कि 20 मिलीग्राम हमें दे रखा है। टोटल जो टाइम है टी वो हमें दे रखा है 36 दिन। कितना दे रखा है? 36 दिन दे रखा है। देखिए, जिस प्रकार से n बराबर होता है n0 इंटू 1/2 की घात n, ठीक उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं m बराबर m0 1/2 की घात n। तो यहां से हमारे पास में m0 का मान है 20 मिलीग्राम में ही आंसर आने वाला है। n का जो मान है वो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? t बट्टे में t हाफ, तो 36 बट्टे में 3.6, तो ये आ जाएगा 10। तो 1/2 की घात हमारे पास में आ गई है 10, और जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्या है, देखिए कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु टी वर्ष है, तो कितने समय बाद इसकी एक्टिवता प्रारंभिक एक्टिवता की 3.125% रह जाएगी। क्लियर? तो जो अगला क्वेश्चन है इसे एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में अर्धायु जो टी हाफ है वो कैपिटल टी के बराबर है, और n0 है उसको आप 100 लेकर चले, n का मान है वो 3.125 रह जाएगा। तो हमें कितना समय स्मॉल टी ज्ञात करना है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें n अपॉन में n0 बराबर होता है 1/2 की घात n। तो यहां पर n का मान तो 3.125, n0 का मान है 100 बराबर 1/2 की घात n। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्टिवता के बारे में रिलेशन पूछा तो एक्टिवता का भी रिलेशन यही होगा। तो यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, तो 3125 अपॉन 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, तो ये हमारे पास में रह गया है बराबर 1/2 की घात n। तो देखेंगे यहाँ पर 100 का 25 का भाग इसमें 4 बार में, 25 का भाग लगाएंगे तो इसमें 1, और 6 62 में 2 बार में 12 5 125, इसमें भी 4, ये हमारे पास में आ जाएगा 5 बार में। पांच बार में आ गया हमारे पास में। तो देखिए यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे, तो यहां से 5 का इसमें भाग लगा देंगे, पांच का इसमें हम भाग लगाएंगे तो देखिए कितना प्राप्त होने वाला है, 200 हमें मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 200। चलिए एक बार हमारे जो कैलकुलेशन है वो कहीं कमी रह गई है, तो एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। इस
इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन सही नहीं बैठ पाई है। चलिए दोबारा देखें कि प्रारंभिक एक्टिवता हम 100% ले लें, फिर जो एक्टिवता है हमारे पास में 3.125% रह जाती है। तो रिलेशन क्या होता है, R अपॉन में R0 बराबर 1/2 की घात n। R का मान हमारे पास में है 3.125, R0 हमारे पास में है 100 बराबर 1/2 की घात है n। और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये 100 गुणा में 1000 आ जाएगा बराबर 1/2 की घात n। अब यहाँ से हम 25 का भाग लगाएंगे तो ये तो आ गया 125, ये आ गया 4। 25 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, ये आ गया 5 और ये आ गया 4, फिर ये और 2 बार में कट गया तो 1/2 की घात n बराबर हमारे पास में रह गया 1/2 की घात 5, n बराबर हमारे पास में 5 रह जाएगा। तो 5 अर्धआयु कालों के पश्चात जो एक्टिवता है वो इतनी रह जाएगी। तो स्मॉल t बराबर n इंटू टी, n इंटू टी, तो 5t समय पश्चात जो प्रारंभिक मात्रा है वो 3.125% रह जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए समझ लीजिए। अगला जो प्रश्न है उसमें एल्यूमिनियम और टेल्यूरियम की त्रिज्याओं का अनुपात हमें पूछा है। तो देखिए R1 अपॉन R2 बराबर A1 बट्टे में A2 की घात हो जाएगी हमारे पास में 1/3। R1, A1 और A2 ये 27 बट्टे में 125 की घात 1/3। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 5 की घात 3 की घात 1/3। तो ये आ गया हमारे पास में 3/5, 3/5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों क्या दे रखे हैं वो भी देखें समझें। हमारे पास में क्या है, देखिए कुछ हमारे को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर एक R बराबर R0 1 की घात 1/3 के आधार पर दर्शाई कि नाभिक का घनत्व लगभग अच्छा रहता है। ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। अब राजस्थान बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है ना, उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। रेडियोएक्टिवता क्षयता का नियम लिखिए, सही वक्र भी खींचिए। इस चैप्टर में से इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना इस क्वेश्चन की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पूछे वो पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। कितने अंक का क्वेश्चन आने वाला है, 3 अंक का, जो कि इनमें से पूछा जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमने लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चन शामिल किए थे, इस साल भी यही है। तो ये वाला क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, ये वाला सबसे ज्यादा है। फर्स्ट प्रायोरिटी में रेडियोएक्टिवता क्षय नियम को दूंगा, फिर नाभिक के भट्टी का सरल चित्र बनाते हुए प्रमुख भागों को समझाइए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संलयन अभिक्रिया प्रयोगशाला में संपन्न क्यों नहीं होती, क्योंकि उच्च ताप की आवश्यकता होती है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अर्धायु और औसत आयु के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रेडियोएक्टिवता क्षयता का नियम है, सही वक्र है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके पश्चात नाभिक की भट्टी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। तो विद्यार्थी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है, अंतिम वीडियो हमारा आने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।